चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। महात्मा गांधी 3 जून को रांची पहुंचे और अगले दिन छोटे लाट एडवर्ड गेट से उनकी भेंट नियत समय पर हुई। बैठक में कुछ अन्य अधिकारियों को बुलाया गया था, पर उनका योगदान सीमित रहा। कई घंटे की चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने महसूस किया कि वार्ता पूरी नहीं हुई, इसलिए एक और बैठक 5 जून के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस मुलाकात पर रांची में बहुत हलचल नहीं थी, पर दूर पटना में सबकी सांस अटकी हुई थी, जानने के इंतजार में कि बैठक में क्या हुआ। दिन इसी में कट गया और रात की नींद सजायाफ्ता मुजरिम की तरह फरार रही। वहां से कोई खबर नहीं आई। खबर न आने से लोगों को थोड़ा और आशंका हुई, बल्कि हर बीतते घंटे के साथ काल्पनिक डर बढ़ता गया कि रांची में पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन इस प्रतीक्षा में केवल डर नहीं था, उम्मीद भी थी। चर्चा का रुख कभी इधर मुड़ता, कभी उधर। डर था कि सरकार महात्मा को नजरबंद न कर दे और वे चंपारण लौट ही न पाएं। आशा थी कि बातचीत लंबी चली होगी तो हो सकता है परिणाम अच्छा निकले। लेखक और चंपारण पर शोधकर्ता अरविंद मोहन का मानना है कि गांधी के सहयोगियों का डर वाजिब था। सरकार ने इस बात की तैयारी कर रखी थी कि उनकी गिरफ्तारी के बाद की स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। बंदोबस्त इतना भारी था कि सड़कों पर देखा जा सकता था। फौज तक को तैयार रखा गया था कि गांधी आएंगे तो ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी कि फौज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूनिट्स दानापुर में भी, कलकत्ता की यूनिट्स को भी तैयार रखा गया था। तो उस हिसाब से तो ये डर बहुत वाजिब था कि एक बार आ गए हैं तो आ गए हैं, अगर चंपारण से बाहर गए तो फिर वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। 5 जून को सवेरे 8 बजे तार वाला आता दिखाई पड़ा तो सब उधर लपक पड़े। तार खोला गया, पढ़ा गया, लेकिन इत्मीनान नहीं हुआ क्योंकि उसमें साफ साफ कुछ नहीं लिखा था। इतनी सी सूचना थी कि पहली मुलाकात संतोषजनक रही, कल फिर मिलना है। अगला दिन भी कुतूहल में बीत गया। 7 जून को महात्मा ने लिखा कि वो ब्रजकिशोर बाबू के साथ रांची से लौट रहे हैं। कस्तूरबा और देवदास गांधी साथ आए, जो तब तक रांची पहुंच गए थे। तार में कोई अन्य जानकारी नहीं थी, पर संतोष इस बात का था कि महात्मा की नजरबंदी का डर निर्मूल साबित हुआ। 3 दिन की बैठक के अंत में तय हुआ कि सरकार चंपारण के लिए जांच समिति नियुक्त करेगी और गांधी उसके सदस्यों में शामिल होंगे। अन्य सदस्यों के नाम उसी बैठक में तय हुए, लेकिन इस फैसले को गोपनीय रखा गया। सरकार के पास समिति नियुक्त करने का अधिकार नहीं था, इसलिए अनुमति मिलने तक इसे सार्वजनिक न करने पर सहमति बनी। समिति की घोषणा न होने का एक कारण और था, ये कि गांधी इसमें शामिल होने को सशर्त तैयार हुए। कहा, अंतिम निर्णय अभियान के सदस्यों से चर्चा के बाद लिया जाएगा। महात्मा पटना पहुंचे तब तक प्रयाग से मदन मोहन मालवीय आ गए थे। अरविंद मोहन कहते हैं कि सभी इस पक्ष में थे कि जांच की निरंतरता और नैतिक दबाव बनाए रखने के लिए गांधी को सदस्यता स्वीकार कर लेनी चाहिए। जब लौट के आए और उनको मेंबर बनाने का ऑफर आया तो भी उन्होंने खुद से यस नहीं कहा। वो पटना आए, फिर मालवीय जी से मिले, इन सब लोगों से मिले और इनके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी, बल्कि इस चक्कर में 1-2 दिन यस कहने में देरी हुई, तो उसका माफ़ी भी है। उस चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ है कि देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अपने साथियों से बात करना जरूरी था। महात्मा गांधी 8 जून की शाम बेतिया आए तो जन समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। उनकी चंपारण वापसी को नैतिक जीत की तरह देखा गया, ठीक वैसे ही जैसे मोतिहारी अदालत में मुकदमा वापस लेने पर हुआ था। आम धारणा
और प्रबल हो गई कि अंग्रेज हुकूमत महात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जांच समिति के गठन की खबर गोपनीय रखने का फैसला 2 दिन भी नहीं ठहर पाया। 8 जून के कई अखबारों में उसका ब्यौरा प्रकाशित हो गया। खबर सही थी पर पूरी तरह नहीं। ब्यौरे में खामियां थीं और सरकार ने इसी आधार पर उसका खंडन किया। लेकिन इससे आग थमी नहीं और भड़क गई। कुछ अफवाह, कुछ सच्चाई, लेकिन चर्चा हर तरफ। सरकारी खंडन की भाषा ने आग में घी का काम किया। उसमें कहा गया था कि जो खबरें छपी हैं सरकार के आदेश के बिना छापी गई हैं। जांच समिति गठित होने पर चंपारण और नील का सवाल स्थानीय नहीं रह गया। अपने कदम से सरकार ने उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया तो महात्मा ने उसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। प्रारंभिक दौर में कांग्रेस को सत्याग्रह अभियान से दूर रखने का निर्णय गांधी का था और कांग्रेस को इसमें शामिल करने की पहल भी उन्हीं की। इतिहासकार हिमांशु चतुर्वेदी का मानना है कि इसी के साथ महात्मा थोड़ा अधिक उदार और थोड़ा अधिक सख्त बनकर उभरे, जिसकी छाप कांग्रेस पर हमेशा बनी रही। गांधी की जो वॉइस है, गांधी की जो टोन है, वो आपको एक नितांत लिबरल की मिलेगी, लेकिन उसकी जो फर्मनेस है, वो फर्मनेस बड़ी क्लियर है कि हम जो हमारी कंशंस का मामला है उसमें आपके जो नियम कानून कहते हैं, खासकर सिविल मैटर्स में, हमें अगर उसको तोड़ना पड़ेगा तो हम उसको तोड़ने का काम भी करेंगे। इस बीच जांच समिति के गठन पर निलहे गोरे खिन्न थे। सवाल उठा रहे थे कि गांधी को किस आधार पर उसका सदस्य बनाया जा रहा है। कहा गया कि वे न चंपारण के रहने वाले हैं न किसान, जमीन से संबंधित जटिल कानूनों से अनभिज्ञ हैं। तो फिर उनकी योग्यता क्या है? निलहे इसलिए भी क्षुब्ध थे कि इससे सरकार के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने का भान होता था। लंबे अरसे तक सरकार की नाक का बाल रही कोठियों को साफ दिखाई दे रहा था कि सरकार उनसे किनारा कर रही है। रिश्तों में इस बिगाड़ का अंदाजा महात्मा गांधी को हो गया था। अंग्रेजी अखबारों, खासकर पायनियर, स्टेट्समैन और इंग्लिशमैन में मचे घमासान से महात्मा परिचित थे, पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उल्टे उन्होंने हजारीमल धर्मशाला में खुद को एक नई जिम्मेदारी सौंप दी। ये जिम्मेदारी भोजन परोसने की थी। धर्मशाला में बनने वाला खाना अक्सर अच्छा नहीं होता था, लेकिन कस्तूरबा के पहुंचने के बाद उसमें अप्रत्याशित सुधार हुआ। धर्मशाला में बा को अलग कोठरी दे दी गई थी, लेकिन शाम के समय वो व्यक्तिगत रूप से रसोई की निगरानी करती थी। इससे खाने का स्वाद बदल गया। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।